चलिए ये वाला फॉर्मूला आपको याद है? इधर इधर, तेरा ध्यान किधर है? तेरा हीरो इधर है। इधर सुनो, कोई लाइन नहीं मार रहा है क्या रे? तुम लोगों को क्या लाइन मारूंगा रे मैं? वो उस दिन क्या रे चिकने बोला था तो तू। ए चलो अभी ध्यान देंगे, ध्यान देंगे। सचिन तेंदुलकर, इधर ध्यान देंगे। तुम लोग को नहीं पढ़ने का आज? 15 अगस्त। अभी मैं अभी मैं याद कर रहा हूं, अभी याद नहीं हुआ है मेरे को गाना। क्या? हाँ वो मैं कर रहा हूँ धीरे धीरे। इधर पे एक वायर होगा देख। सुनो सीरियसली बस चुप चुप। अभी सुनेंगे ये फॉर्मूला, अगर आपको याद होगा बच्चों, T=2π/ω मालूम है? हम लोग जब LSHM कर रहे थे, पेंडुलम वाला एग्जांपल याद रखिएगा, लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन में आता है पेंडुलम वाला, या कोई पार्टिकल का वाइब्रेशन, या ब्लॉक कनेक्टेड टू स्प्रिंग, वो सब LSHM में आता है। किस में आता है? अच्छा, अगर कोई मैग्नेट, बार मैग्नेट है, कौन है ये? एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में अगर ऐसे ऑसिलेट करता है, ये ऐसा हम लोग कर चुके हैं किसके अंदर? मैग्नेटिक मटेरियल में, मैंने आपको बताया था, बराबर है? हाँ सुनो, तो वहां पर जो हम लोग ने फॉर्मूला किया था, वही सेम फॉर्मूला हम लोग इस चैप्टर में यहां पर डिराइव करने वाले हैं, ऑसिलेशन। और उस फॉर्मूले के ऊपर न्यूमेरिकल भी आ चुका है, लेकिन वो मैग्नेटिक मटेरियल में काउंट नहीं होगा, क्योंकि वही सेम न्यूमेरिकल आपको ऑसिलेशन के अंदर है, सॉल्व एग्जांपल जो आपको बोर्ड एग्जाम में पूछा था। कंक्लूजन ये है कि आपको जो न्यूमेरिकल करना है ना, मैं बता रहा हूं, सॉल्व और अनसॉल्व बस इतना ही करना है आपको। एक्स्ट्रा जैसे आप नोट्स वगैरह में देखोगे, अपने एक्स्ट्रा भी न्यूमेरिकल्स है, नहीं करने की जरूरत है। सॉल्व अच्छे से कर लो, अनसॉल्व कर लो, इतने काफी है आपके लिए, वही बहुत है। समझ आ रहा है? न्यूमेरिकल की मैंने अलग से बुक बनाया है, इसलिए तो न्यूमेरिकल आप चैप्टर हो जाएगा, न्यूमेरिकल अलग से प्रिपेयर करो। चैप्टर करने के बाद फॉर्मूले की लिस्ट बना लेना, उसको याद कर लेना, और फिर न्यूमेरिकल पे कूद जाना, ठीक है? और न्यूमेरिकल करने का आपको पहला चीज मैंने बोला हूं कि लॉग सबको आना चाहिए। मेरे ख्याल से कोई है ऐसा जिसको लॉग नहीं आता अभी भी? नहीं आता तो सीखो, ठीक है? मेरे ख्याल से जो लेट ज्वाइन ही हो सकता है, उन लोग में से ही किसी को दिक्कत होगी। पुराने बच्चों को तो आना ही चाहिए लॉग। अरे ऐसी क्या चीज नहीं है जो आप सीख नहीं सकते बच्चों? दुनिया में ऐसी कोई चीज है? हर चीज आप सीख सकते हो। समझ आ रहा है? चलो नेक्स्ट, T=2π/ω हमको सबको मालूम है। अगर आपको याद होगा, हमारे पास ये जो ओमेगा है ना, ये √a/x था, किसके अंदर? LSHM में। किसके अंदर? लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन में। इसको बोलते हैं एक्सेलरेशन पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट। एक्स कौन है यहां पर? ये, लेकिन ये एक्सेलरेशन कौन सा है आपका? लीनियर एक्सेलरेशन। इसमें यही वाला फॉर्मूला एंगुलर एसएचएम में बदल जाता है। क्या हो जाता है? ए की जगह आ जाएगा अल्फा, एक्स की जगह आ जाएगा थीटा, बस यही चेंज हो जाता है एंगुलर के इसके अंदर। तो आप देखो यहां पर ओमेगा है, ओमेगा की जगह क्या लिखा हुआ है? √α/थीटा। और इसको क्या बोल रहे हैं? देखो नाम पढ़ो, एंगुलर एक्सेलरेशन पर यूनिट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो किसको क्या नाम दिया जाता है? अच्छे से याद रखो, अल्फा कौन है? एंगुलर एक्सेलरेशन, थीटा कौन है? समझ आ रहा है? तो हम लोग बोल रहे हैं एंगुलर एक्सेलरेशन पर यूनिट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। खत्म हो गई बात। ओके, तो कई मरतबा एक मार्क के सवाल में ना सीधा सीधा फॉर्मूला बेस भी पूछ लेता है, ओनली फॉर्मूला, ठीक है? तो इसलिए फॉर्मूला याद रखना जरूरी है। चलो अभी हमारे पास ये सवाल है,
ठीक है, ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन, पहले सवाल समझिए कि पूछा क्या है। ऐसे सवाल फिजिक्स के अंदर बहुत मिलेंगे, हर चैप्टर में आपको डिराइव एन एक्सप्रेशन, डिराइव एन एक्सप्रेशन, ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन, जिसमें डिराइव करना होता है, फॉर्मूला निकालना होता है। ठीक है, अब सुनो, ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर पीरियड ऑफ मैग्नेट वाइब्रेटिंग इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। क्या समझ आया आपको? एक बार मैग्नेट है आपके पास, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में ये क्या कर रहा है? वाइब्रेट कर रहा है। अब ये ऐसे वाइब्रेट करेगा, कैसे वाइब्रेट करेगा? तो ये कौन सा एसएचएम है? एलएसएचएम है या एएसएचएम है? एएसएचएम है, एंगुलर एसएचएम है। क्या है? ओके, एंड परफॉर्मिंग एसएचएम, और ये ऐसे सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रहा है। उसके अंदर भी कौन सा है? एलएसएचएम या एएसएचएम? तो एएसएचएम है। अच्छा, कहानी कुछ ऐसी है, ये आप देख रहे हो, ये आपके पास सिचुएशन है। हो क्या रहा है? देखो, एग्जाम में आपको ऐसे ही बनाना है डायग्राम। सबसे पहले डायग्राम बना देने का, फिर डायग्राम के अकॉर्डिंग आपको क्या कर लेना है? कंसीडर कर लेना है। ठीक है, कंसीडरेशन शॉर्ट होना चाहिए, बहुत ज्यादा डिस्क्राइब नहीं करना होता है। मेन आपका होता है मैथमेटिकल स्टेप्स। ठीक है, मार्क्स जो आपको मेनली मिले जाते हैं वो मैथमेटिकल स्टेप पर मिलते हैं, कंसीडरेशन पर सिर्फ आधा मार्क्स दिया जाता है। और कंसीडरेशन ही आप भूल जाते हो एग्जाम में कि क्या कंसीडर क्या करना है। तो चिंता क्यों करते हो? अपने को जो डायग्राम में दिख रहा है उसके अकॉर्डिंग थोड़ा बहुत थियरी लिख देना है, और मेन आपको मैथमेटिकल स्टेप ही याद रखना है, और वो इजीली याद रह जाते हैं। ठीक है, आइए यहाँ पर बात करते हैं। मेरे पास ये जो लाइंस देख रहे हो ऊपर की तरफ ऐसे जाते हुए, ठीक है। अच्छा, ये जो सिचुएशन आप ऐसे देख रहे हो ना, ये हॉरिजॉन्टल है। कैसा है? सबसे पहले तो ये समझ लो आप, कैसा है ये? तो ये ऐसे जा रहा है ना इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड आप मान लो ऐसा आ रहा है। कैसा आ रहा है? ऐसे। और बाहर मैग्नेट ऐसा देख रहे हो ना आप, तो ऐसा नहीं है, ये ऐसा है। मैग्नेटिक फील्ड ऐसा आ रहा है और इसमें ये ऐसे क्रॉस रखा हुआ। समझ गए कि नहीं समझे? ठीक है, अब सुनो। दिस इज अ बार मैग्नेट, ये आपका है साउथ पोल, और ये कौन है बच्चों? नॉर्थ पोल। मैग्नेटिक फील्ड जो बाहर वाली है इसको बोलते हैं एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। व्हाट इज दिस? ठीक है, इसको हम लोग बी एक्स्ट भी लिख सकते हैं, एक्सटर्नल बी यानी एक्सटर्नल। अब बोले सर एक्सटर्नल तो इंटरनल किसका है? ये देखो, ये भी मैग्नेट है ना, इसका खुद का भी तो मैग्नेटिक फील्ड होगा कि नहीं? इसके लिए ये वाली मैग्नेटिक फील्ड क्या है? एक्सटर्नल है, इसलिए एक्सटर्नल बोल रहे हैं। अच्छा, वो कहां से जा रही है? नीचे से ऊपर। तो नीचे से ऊपर एक्चुअल में नहीं है, वहां से ऐसे आ रही है। हॉरिजॉन्टल कर लीजिए, जो ऐसा दिखाई दे रहा है उसको ऐसे कर लीजिए, आपको समझ आ जाएगी कहानी। ठीक है, अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होता है, कौन बताएगा? ओके, एक काम करते हैं, रुको रुको, सवाल थोड़ा सा आसान करता हूं आपके लिए। ये आपके पास एक ये हॉर्सशू मैग्नेट है, बताओ मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा? आउटसाइड द मैग्नेट, नॉर्थ टू साउथ। तो बाहर, मैग्नेट के बाहर बात कर रहा हूं, नॉर्थ टू। सुनो बात को, मैग्नेटिक फील्ड अगर ऐसे जा रही है, इसका मतलब यहां पर आपका नॉर्थ पोल होगा, और यहां पर आपका कौन सा पोल होगा? क्या ये बात समझ में आई? बोलो बोलो। अगर मैग्नेटिक फील्ड नीचे से ऊपर जा रही है, इसका मतलब यहां पर नॉर्थ है और उधर पे क्या है? अच्छा, अब मुझे एक चीज बताओ, मैग्नेट के अंदर मान लो आपके पास दो मैग्नेट है, कभी खेला होगा ऐसे, दो मैग्नेट को नजदीक नजदीक लाया होगा। ठीक है, उसके एक साइड जो है ना वो रिपेल करते हैं, और दूसरा साइड अगर हमने ऐसे कर दिया तो अट्रैक्ट करते हैं। ऐसा क्यों होता होगा आपको मालूम होगा? लाइक पोल्स क्या करते हैं? रिपेल इच अदर। सेम पोल रहेगा ना, लाइक डू नॉट लाइक इच अदर। समझा नहीं समझा क्या बोल रहा हूं मैं? मतलब कि जो सेम पोल होगा वो, मान लो नॉर्थ और नॉर्थ को करीब करीब लेकर आते, तो वो क्या करेगा? रिपेल करेगा। साउथ साउथ को करीब लेकर आते हो, लेकिन अगर नॉर्थ और साउथ को लेकर आते हैं, अट्रैक्ट करेगा। ये आपका एक्सटर्नल का नॉर्थ है, और ये मैग्नेट का, बार मैग्नेट का साउथ है, ये दोनों क्या करेंगे? अट्रैक्ट। तो ये वाला उसको खींचेगा ना विद दिस फोर्स, इस फोर्स से क्या करेगा? ये खींचेगा। अच्छा, अभी ये वाला फॉर्मूला बताता हूं मैं, एक्सप्लेन करता हूं। ठीक है, और ये साउथ वाला इस नॉर्थ वाले को क्या करेगा? इस फोर्स की मदद से। ठीक है, अब ये दो फोर्स लग रहे हैं इसके ऊपर। जब एक बॉडी के ऊपर दो फोर्स लग रहे हैं अलग अलग पॉइंट पे, एक जगह नहीं लग रहे, अपोजिट डायरेक्शन में, देखो ये ऊपर लग रहा है, और ये सेंटर से अगर मैं इसको पकड़ के रखूं, हाँ, इधर पे ऊपर की तरफ फोर्स लगाऊं, इस पे नीचे की तरफ, तो ये ऐसे रोटेट नहीं करेगा?
तो ये दो फोर्स जब इस रॉड पे एक्ट करेंगे अपोजिट डायरेक्शन में एट डिफरेंट पॉइंट, तो दे विल प्रोड्यूस अ टॉर्क। क्या प्रोड्यूस करेंगे? वो याद है, दया कुछ तो गड़बड़ है, टॉर्क लगा रहा होता है। क्या लगा रहा होता है वो? टॉर्क। तो इसमें टॉर्क क्रिएट करेंगे और ये क्या होगा? रोटेट करेगा। व्हाट इज टॉर्क? रोटेशनल फोर्स। व्हाट इज टॉर्क? आप डे टू डे लाइफ में इस टॉर्क को बड़ा इस्तेमाल करते हैं, नहीं करते? नल खोलने के लिए, टाइट करने के लिए, ढक्कन खोलने के लिए, बंद करने के लिए जो आप फोर्स इस्तेमाल करते हैं, दैट इज व्हाट? रोटेशनल फोर्स। उसी को टॉर्क कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? टॉर्क कहते हैं। तो यहां पर इस फोर्स की आप बोलेगे सर ये वाला फोर्स क्या है, क्यू बी इंटू बी, ये फोर्स कैसे कैसे समझ आया? सुनो, तो मैं यहां पर आपको मैग्नेटिक फील्ड का यहां पर आपको फॉर्मूला बताता हूं। सुनो, अगर आप लोग ने तुम लोग का इलेक्ट्रोस्टैटिक नहीं हुआ ना अभी? इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है फोर्स पर यूनिट चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स पर यूनिट चार्ज। उसी को देखते हुए ये मैग्नेट वाली थियरी बनाएगी। मैग्नेटिक फील्ड का भी फॉर्मूला क्या बोला गया? फोर्स पर यूनिट। ये चार्ज नहीं है, लेकिन ये कौन है? साउथ पोल का पोल स्ट्रेंथ माइनस क्यू एम लिया जाता है और नॉर्थ पोल का पोल स्ट्रेंथ प्लस क्यू एम। अभी कहानी को मैच करने के लिए, क्योंकि जब आप इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ रहे होते हैं वहां पर एक पॉजिटिव चार्ज होता है और एक, समझ आ रहा है, तो डायपोल क्रिएट होता है। वहां पर इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, यहां पर मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। तो वहां से हमने क्योंकि थियरी चुराया हुआ है, तो सारी चीजें वहां से कॉपी की गई। वहां पर आपका चार्ज होता है, यहां पर पोल स्ट्रेंथ होता है। क्या होता है? समझ आ रहा है? तो यहां पर साउथ वाला क्या होता है? माइनस क्यू एम, माइनस क्यू एम। और नॉर्थ में जो उसका पोल का स्ट्रेंथ होता है उसको क्या लिया जाता है? प्लस क्यू एम। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है फोर्स पर यूनिट पोल स्ट्रेंथ, फोर्स पर यूनिट। मैग्नेटिक फील्ड क्या है? बेसिक फॉर्मूला मैग्नेटिक फोर्स। अब ये फोर्स कौन सा होगा? मैग्नेटिक फोर्स होगा। आप सिंपली फोर्स भी बोल सकते हो। फोर्स पर यूनिट पोल स्ट्रेंथ, इसको अपन क्या बोलेंगे? मैग्नेटिक फील्ड। अभी माइनस क्यू एम पे लग रहा है मुझे। यहां पर बताओ, अगर फोर्स का फॉर्मूला निकालना है, इसको यहां भेजोगे, F इज इक्वल टू क्या होगा? B इंटू क्यू एम। अगर प्लस क्यू एम होगा तो प्लस बी क्यू एम, माइनस क्यू एम रहा तो माइनस बी क्यू एम। देखो यहां पर अभी आपको समझ आ रहा है? माइनस क्यू एम इंटू बी। वॉट इज दिस? वॉट इज दिस? फोर्स। ये क्या है? मैं आपको यही तो बोल रहा था कि ये फोर्स है। क्या बोल रहा था? क्योंकि बी का फॉर्मूला क्या? फोर्स पर यूनिट पोल स्ट्रेंथ। पोल स्ट्रेंथ इधर आया। ए सभी बच्चे फॉर्मूला याद कर लेंगे क्या बोल रहा हूं मैं। बी का फॉर्मूला क्या है? फोर्स पर यूनिट पोल स्ट्रेंथ। फोर्स का फॉर्मूला क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड इनटू पोल स्ट्रेंथ। याद रहेगा ये बात। साउथ पोल का जो पोल स्ट्रेंथ होता है वो होता है नेगेटिव। हमने माना हुआ है कंपेयर करने के लिए, एक को नेगेटिव और एक को पॉजिटिव, क्योंकि अपोजिट पोल्स है। तो एक को नेगेटिव मान लिया और एक को पॉजिटिव मान लिया। किसको नेगेटिव माना है ये आपको ध्यान रखना है, ये स्टैंडर्ड है। इसको नेगेटिव ही माना गया है, साउथ वाले को माइनस क्यू एम और नॉर्थ वाले को प्लस क्यू एम। ठीक है, अब सुनो आगे की कहानी। आई होप ये आपको डायग्राम आप समझ में आ रहा है क्या हो रहा है। ओके, ये फोर्स क्यों लग रहा है इसके ऊपर? ताकि ये सीधा हो जाए। जैसे आप थोड़ा बहुत राइट लेफ्ट भाग रहे होते हैं ना, तो मम्मी पापा फोर्स लगाते हैं सीधा करने के लिए। मतलब हाँ, ठीक है, लात घुसा सब, ताकि क्या हो जाए? सीधा हो जाए। तो ये भी सीधा लगने के लिए ऐसे फोर्स लगाएगा। समझ आ रहा है? मैग्नेटिक फोर्स। अच्छा, सुनेंगे अभी। और ऐसा कब होगा? जब आप कुछ एंगल पे इसको रखोगे तो। अगर आपने पहले से ये पहले से सीधा है तो क्या इसको सीधा करेगा? नहीं, ऑलरेडी वो अपने स्टेबल को क्या नाम है स्टेट में है। कौन से स्टेट में? स्टेबल। ऐसा रहेगा तो कोई फोर्स नहीं लगेगा। राइट लेफ्ट भागेगा तो फिर उसको मैग्नेटिक फोर्स लगेगा और क्या हो जाएगा? सीधा होगा। वो करना क्या चाहता है? उसको सीधा करना चाहता है। लेकिन होगा क्या? जब इस पे फोर्स लगेगा ऐसे,
ठीक है, ये फोर्स लग रहा है ऐसे, तो ये गोल घूमेगा ऐसे, तो टॉर्क लगेगा इसके ऊपर। क्या लगेगा? इस टॉर्क की वजह से जब ये वापस अपने इधर आ रहा होगा तो उस केस में ये एक्सेलरेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कैसे एक्सेलरेट हो जाएगा, बात करते हैं, रुको। पेंडुलम वाली कहानी याद है? ठीक है, अगर यहां से हमने इसको छोड़ा तो ये कहां आना चाहेगा? मीन पोजीशन पर। कहां पर? मीन पोजीशन इसका स्टेबल स्टेट है। लेकिन जब ये यहां आ रहा होगा तो उतने देर में ये क्या हो जाएगा? एक्सेलरेट हो जाएगा। एक्सेलरेट हो जाएगा मतलब इसकी स्पीड बढ़ जाएगी, तो ये इधर रुकेगा, फिर आगे भाग जाएगा। ठीक है, फिर ये किधर आना चाहेगा? इस पे रिस्टोरिंग फोर्स को मीन पे लाना। रिस्टोरिंग फोर्स याद है किधर लाना चाहता है? मीन पे। तो जब यहां से जब ये रिटर्न आ रहा होगा तो रिस्टोरिंग फोर्स ऐसे लेकर आ रहा है, लेकिन फिर भी ये वापस रुकेगा क्योंकि एक्सेलरेट हो जाता है, फिर आगे भाग जाएगा। तो ये ऐसे चलता रहेगा। तो ये क्या कर रहा है? एसएचएम कर रहा है। क्या कर रहा है? उसी तरीके से ये भी क्या करता रहेगा? एसएचएम करता रहेगा। मतलब यहां से ये इसको इधर लाना चाह रहा है, लेकिन तब तक यहां तक लाते लाते क्या हो जाएगा? एक्सेलरेट। अच्छा, यहां पर जो एक्सेलरेशन होगा वो ए होगा या अल्फा होगा? अल्फा होगा, क्योंकि कौन सा एसएचएम है? एंगुलर एसएचएम है, यानी एएसएचएम। क्या है? एएसएचएम। तो ये एक्सेलरेट हो जाएगा, यहां भाग जाएगा, फिर इसको मीन पे लाने के लिए टॉर्क लगेगा, है ना, और आते आते एक्सेलरेट हो जाएगा, इधर भागेगा, यानी ऐसे ऐसे ऐसे। आज फिर से डांस बन गया। ठीक है, उसे नीट नीट में भी कर रहा था ना कुछ, तो भी ऐसा कुछ तो डांस बन गया था वेक्टर केस में। तो यहां पर भी ये क्या हो जाएगा? ऐसे कोई इधर पे डांसर होगा तो उसको स्टेप बता रहा है, फेमस हो जाएगा ऐसे करना, हाँ, वायरल हो जाएगा। ओके, अच्छा अच्छा सुन, बस बस ये सुनो। अगर ये सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है, अगर ये सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है, तो आपको मालूम है कि इसका कुछ ना कुछ टाइम पीरियड होगा। क्या होगा? वो टाइम पीरियड का फॉर्मूला अपने को निकालना है। अंडरस्टूड? क्या निकालना है, समझ में आ गया? टाइम पीरियड का फॉर्मूला एएसएचएम कर रहा है सिंपल। अब आ जाइए, कुछ चीजें कंसीडर कर लेते हैं। देखो ये आपको समझ आता है कि नहीं? एक बार मैग्नेट लेना है। क्या लेना है? तो आप बोल सकते हो कंसीडर अ बार मैग्नेट, या जैसा लिखा हुआ है ऐसे ही पढ़ सकते हो। इफ अ बार मैग्नेट इज फ्रीली सस्पेंडेड इन प्लेन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, आपकी मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म होना चाहिए, नॉन यूनिफॉर्म नहीं होना चाहिए, कंडीशन है। इट रिमेन्स इन इक्विलिब्रियम विद इट्स एक्सिस पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। सुनो बात को, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे आ रही है और मैग्नेट को भी आपने ऐसे रखा हुआ है एकदम, तो ये ऐसे ही रहेगा ना? ये ऑसिलेट करेगा क्या? नहीं। लेकिन अगर उसको आप अपनी दिशा से थोड़ा भटका दोगे, है ना, तो इस पे क्या लगेगा? तो हाँ, फोर्स लगेगा, जिसकी वजह से टॉर्क क्रिएट होगा और उसको वापस इधर लाना चाहेगा, लेकिन एक्सेलरेट होकर आगे भाग जाएगा और ये फिर ऐसे ऐसे करता रहेगा। ओके, तो पहले पॉइंट में आपने क्या बोला? अगर आपने उसको पैरेलल रखा, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में अगर उसको रखा, तो ये इक्विलिब्रियम में रहेगा। कैसा रहेगा? ये हिलेगा नहीं, ठीक है, ऑसिलेट नहीं करेगा। इफ इट इज गिवन अ स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, लेकिन अगर आप इसको अपनी जगह से, मैं ऐसे बताता हूं, चलो, थोड़ा सा भटकाते हैं, मतलब कुछ एंगल थीटा लेके क्या करते हो? डिस्प्लेस करते हो। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना करते हो? थीटा करते हो। ठीक है, थीटा अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर परपेंडिकुलर टू इटसेल्फ, इसके परपेंडिकुलर रहेगा, एंड टू द फील्ड रिलीज, और उसके बाद क्या कर देते हो आप? छोड़ देते हो। देखो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड ऐसे ऊपर जा रहा है, अकॉर्डिंग टू डायग्राम ऊपर जा रहा है, ठीक है, और ये भी उसके पैरेलल है। मैं इसको इससे ऐसे कुछ थीटा एंगल बना दिया। क्या बना दिया? थीटा एंगल बना के क्या कर देते हैं आप? छोड़ देते हैं, तो ये वापस जाएगा, एक्सेलरेट होके इधर रुक जाएगा कि आगे भागेगा? फिर ये ऐसे चला जाएगा, फिर इस पे टॉर्क लगेगा, ये वापस लाना चाहेगा, एक्सेलरेट हो जाएगा, इधर भागेगा, और ये ऐसे 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 करता रहेगा, कहानी डांस करता रहेगा। इसको शॉर्ट में आपको कंक्लूड करना है इस पॉइंट को। हाँ, अगर उसको स्मॉल एंगल देकर क्या कर देते हो? रिलीज कर देते हो। अब हम लोग एक चीज और क्या लेट कर रहे हैं? लेट म्यू, यहां पर म्यू कौन है? व्हाट इज म्यू? हाँ, इस चैप्टर में मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट म्यू है, मैग्नेटिक मटेरियल में एम पढ़ा हुआ है हमने। क्या पढ़ रखा है? सेम ही चीज है दोनों। व्हाट इज दिस म्यू? किसी को पता है?
बार मैग्नेट के लिए मैंने वो चैप्टर में लिखवाया हूं आपको ये म्यू का फॉर्मूला फॉर बार मैग्नेट, म्यू का फॉर्मूला क्यू इंटू, ओके ठीक है, ये मेरे पास बार मैग्नेट है, ये देखो यहां से यहां तक का 2L क्या है, इसको बोलते हैं मैग्नेटिक लेंथ, क्या बोलते हैं, ठीक है। और आपका इसका पोल स्ट्रेंथ आपका -QM और इसका, तो आपका फॉर्मूला क्या है, पोल स्ट्रेंथ, मैग्नीट्यूड ऑफ पोल स्ट्रेंथ को ले लेंगे इनटू 2L, ये आपका मुंह है, देख लो गौर से इसको, ये म्यू का फॉर्मूला है, मैग्नेटिक मटेरियल में मैंने आपको इस फॉर्मूला बताया हूं, ये Q इंटू 2L, पोल स्ट्रेंथ इंटू मैग्नेटिक लेंथ, मैग्नेटिक लेंथ क्या होता है 2L, 2L क्यों, ये सेंटर है ना, यहां से लेकर यहां तक का लेंथ स्मॉल एल होता है, ये वाला स्मॉल एल हम मान रहे हैं, तो टोटल कितना हो जाएगा 2L हो जाएगा। अच्छा एक और बात ध्यान रखो, मैग्नेटिक लेंथ क्या होता है, दोनों पोल का सेंटर देख रहे हो, एंड पे नहीं है, बीच में, तो साउथ पोल का जो सेंटर होगा, पोल स्ट्रेंथ जहां पर होगा, और नॉर्थ पोल, उन दोनों के बीच का लेंथ 2L होता है, और कॉर्नर कॉर्नर के बीच का जो लेंथ होता है ना, वो होता है ज्योमेट्रिक लेंथ, क्लास 11 में था ये आपको, एंड से अगर रहेगा ना तो उसको ज्योमेट्रिक लेंथ बोलते हैं, अगर पोल स्ट्रेंथ के सेंटर से रहेगा तो उसको क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक लेंथ बोलते हैं। फिलहाल आपको म्यू का फॉर्मूला याद कर लेना, क्या है QM इंटू 2L, क्लियर है सबको। अच्छा तो व्हाट इज म्यू, लेट म्यू बी द मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट एंड बी कौन है, मैग्नेटिक फील्ड है, इतना खुद से नहीं लिख सकते हो, लेट आपका म्यू क्या है, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, और बी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड, खत्म, खुद से लिख देना है इसको। आगे बात करते हैं, जब आपने इसको डिफ्लेक्ट किया, अपने रास्ते से थोड़ा सा भटकाया, कितना भटकाया, थीटा भटकाया, कितना भटकाया, ओके, रीस्टोरिंग टॉर्क, इसके ऊपर एक टॉर्क लगेगा, इससे पहले वाली सिचुएशन में रीस्टोरिंग फोर्स लगा करता था, यहां पर रीस्टोरिंग टॉर्क लगेगा जो उसको वापस अपने ओरिजिनल पोजीशन पे लाना चाहेगा, ऑन द मैग्नेट दैट टेंड्स टू ब्रिंग इट बैक टू इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन, इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन ये है, आपने इसको ऐसा हट भटकाया ना थीटा एंगल से, तो इस पर टॉर्क लगेगा जो उसको वापस यहां लाना चाहेगा, तो ये पॉइंट समझ में आया क्या बोलना चाह रहा है, ठीक है आगे बात करते हैं। हाँ टाउ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा, तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आएगा, सी आ जाएगा, ओके इधर देखो, ए सुनो, एक फॉर्मूला इंट्रोड्यूस करवा रहा हूं आपको वेक्टर फॉर्म में, टाउ बार इज इक्वल टू, टाउ बार इज इक्वल टू एम बार क्रॉस बी बार या म्यू बार क्रॉस, इसमें डेरिवेशन में मिलेगा नहीं आपको, लेकिन आप ध्यान रखिए वेक्टर फॉर्म में द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ दीज टू इज व्हाट, टाउ बार, टाउ बार इज इक्वल टू म्यू बार, दिस इज म्यू, आर कहां से बोल रहा है, वो बोल रहा हूं मैं तेको, अरे तेरा आर ऐसा रहेगा, देख तेरा मुंह ऐसा है, म्यू बार क्रॉस, क्या आपको पता है एक क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर जब क्रॉस हटता है तो क्या आता है, साइन आता है, क्रॉस हटता है तो क्या आता है, और डॉट हटता है तो क्या आता है, बहुत बढ़िया वेरी गुड, तो म्यू बार हट जाएगा इनके ऊपर, म्यू बी साइन थीटा, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट इज ऑल्सो नोन एज, वेरी गुड, वेक्टर प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट इज ऑल्सो नोन एज, क्यों, क्योंकि जब दो वेक्टर का क्रॉस करते हो तो तीसरा जो मिलेगा मतलब वो भी क्या होता है एक, अब मैंने क्रॉस हटाया साइन लगा, लेकिन यहां पर कोई वेक्टर बताने वाला नहीं है, तो वेक्टर बताने वाला नहीं है तो आपको यहां पर क्या लिखना पड़ता है, एक यूनिट वेक्टर लिखना पड़ता है, नॉर्मल यूनिट वेक्टर, एन फॉर नॉर्मल, नॉर्मल यानी परपेंडिकुलर, ठीक है। इसका सिग्निफिकेंस भी आप लोग अभी वेक्टर के अंदर कुछ करेंगे, जैसे बताओ, पेन देना एक जरा मेरे को, हाँ चलेगा।
फॉर एग्जाम्पल दिस इज योर मुंह, म्यू, और ये क्या है, बी। ध्यान रखेंगे, अगर आप म्यू क्रॉस बी करते हैं ऐसे, म्यू, तो आपको राइट हैंड स्क्रू रूल का इस्तेमाल करना होता है। कौन सा रूल? राइट हैंड स्क्रू रूल। चलो ऐसे करते हैं, ये फॉर एग्जांपल आपका, ये आपका मुंह है और ये बी है, म्यू क्रॉस बी, तो पहले म्यू फिर बी, राइट हैंड का इस्तेमाल करना, लेफ्ट नहीं, म्यू से बी की तरफ, म्यू क्रॉस बी, थंब किधर बता रहा है, तो टॉर्क इस डायरेक्शन में लगेगा, टॉर्क इस डायरेक्शन में लगेगा, तो टॉर्क कहां लगेगा, समझ आ रहा है, म्यू बार क्रॉस बी बार। समझा? नहीं समझा? ओके, तो जो एन कैप बोल रहा हूं ना, वो ये वाला डायरेक्शन बता रहा है। क्या बता रहा है? ये वाला डायरेक्शन बता रहा है। अच्छा, मैग्नीट्यूड बात करता हूं। मैग्नीट्यूड लिखने के लिए क्या आपको ऐसे लिखना पड़ता है? मैग्नीट्यूड डालने के लिए आपको वेक्टर में क्या करते हो, आप मॉड लगा देते हो, या बिना बार के लिख दो, ऐसे भी लिख दोगे तब भी चल जाएगा। सिर्फ टाउ लिखा है मतलब मैं बात कर रहा हूं मैग्नीट्यूड की। किसकी बात कर रहा हूं? अच्छा, बहुत बोलेंगे सर मैग्नीट्यूड क्या होता है? मैग्नीट्यूड यानी सिर्फ वैल्यू, नो डायरेक्शन। डायरेक्शन की बात सुनिए, ये आप देख रहे हो, व्हाट इज दिस? यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर हटा दो, म्यू बी, ये हो गया मैग्नीट्यूड फॉर्म। तो टाउ का फॉर्मूला क्या आया? अब यहां पर आपको ये वाला फॉर्मूला समझेगा कि ये कहां से आया। ये फॉर्मूला देख रहे हो, म्यू बी साइन थीटा। ध्यान रखिए, हमने इसको जब थोड़ा सा डिस्प्लेस किया, ये जो थीटा था ऊपर जो डायग्राम में आपने देखा, दैट थीटा इज वेरी वेरी स्मॉल, वो थीटा बहुत ही छोट है। फॉर स्मॉल एंगल साइन थीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू, फॉर स्मॉल एंगल साइन थीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू, तो मैं इस एक्सप्रेशन से साइन थीटा की जगह क्या लिख देता हूं, थीटा लिख देता हूं, तो टाउ का फॉर्मूला क्या हो गया, म्यू बी थीटा। क्या ये एक्सप्रेशन समझ आया? आप जब एग्जाम में लिखोगे तो इतना डिस्क्रिप्शन लिखने की जरूरत, लेकिन आपको पता होना चाहिए आया कहां से। समझ आ गया? आप डायरेक्ट लिख सकते हो कि जो रीस्टोरिंग टॉर्क लगेगा वो क्या होगा। अच्छा, द मैग्नेटिक मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क म्यू बी साइन थीटा इफ थीटा इज स्मॉल साइन थीटा इज दिस, ये डायरेक्ट लिख सकते हो आप, आपको ये पूरे स्टेप लिखने की जरूरत नहीं है। आगे सुनो, हमने चैप्टर नंबर 1 में, कहां पर, रोटेशनल डायनामिक में, ये 3 मार्क का डेरिवेशन किया हुआ है। टाउ इज इक्वल टू कौन आई, अल्फा आई, आई अल्फा, टाउ इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला प्रीवियस चैप्टर से आया है डायरेक्ट। अच्छा, आप इसको याद कैसे करेंगे? एक और तरीका सुनो, आपको पता है फादर इज इक्वल टू मां होता है, फोर्स का फॉर्मूला मालूम है? अच्छा, फोर्स है, लीनियर फोर्स है, रोटेशनल फोर्स कौन होता है, टाउ, एफ की जगह टाउ, मास की जगह आता है इनर्शिया, ये लीनियर इनर्शिया बोलते हैं, इसको एंगुलर इनर्शिया बोलते हैं, या रोटेशनल इनर्शिया। एक ही जगह आप लोग ने अभी देखा कौन आता है, अल्फा। हो गया, अगर आपको ये याद है तो ये याद रखने में कोई दिक्कत नहीं। एफ इज इक्वल टू एम है तो टाउ इज इक्वल टू, तो एक फॉर्मूला तो आपका वो डिफ्लेक्शन के इससे आया, क्रॉस प्रोडक्ट रहता है टाउ, एम बी साइन थीटा, म्यू बी साइन थीटा, साइन थीटा अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू थीटा। और एक फॉर्मूला जो हमको पता होना चाहिए वो टाउ ऑल्सो इक्वल्स टू आई इंटू अल्फा। अच्छा, आगे सुनो, जो रीस्टोरिंग टॉर्क होता है ना, कौन सा टॉर्क, रीस्टोरिंग टॉर्क, वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। कहां लगेगा? अपोजिट डायरेक्शन में। जिस तरफ आप थीटा, देखो आप ऐसे डिस्प्लेस कर रहे हो ऐसे, और टॉर्क उसको ऐसे ले जाएगा ना, समझ आ रहा है? तो आप ऐसे समझ सकते हो कि दोनों का डायरेक्शन क्या रहेगा, अपोजिट रहेगा। तो इस वजह से यहां पर हम लोग क्या लिख रहे हैं, माइनस म्यू बी थीटा। टाउ का फॉर्मूला आपने म्यू बी थीटा देखा हुआ है, लेकिन आप माइनस क्यों लगा रहे हो? क्योंकि जिस डायरेक्शन में आप थीटा को करोगे टॉर्क उसके उल्टा लगेगा, रीस्टोरिंग टॉर्क। रीस्टोरिंग टॉर्क उसी डायरेक्शन में लगेगा क्या? नहीं, रीस्टोरिंग उसके उल्टा डायरेक्शन में लगता है। यहां से आप मुझे बताओ अल्फा का फॉर्मूला क्या बनेगा, इन दोनों को इक्वेट करो, ये दोनों को, आई को इधर भेज दो, म्यू बी अपॉन आई इंटू थीटा। क्या ये बन गया? जरा चेक करना बच्चों, ठीक है? बस आपको कन्वर्ट करते जाना बस। आगे सुनो, अल्फा हमको मिल चुका है, ये मैग्नीट्यूड फॉर्म में कितना होगा कौन बताएगा? सिर्फ मैग्नीट्यूड क्या होगा इसका, माइनस को भूल जाओ, मैग्नीट्यूड कितना होगा, म्यू बी
आई इंटू थीटा होगा, ठीक है। अच्छा, क्या आपको टाइम पीरियड का फॉर्मूला निकालना था? क्या निकालना था? क्या ये वाला फॉर्मूला आपको याद नहीं है, अल्फा अपॉन थीटा वाला? जल्दी बताओ। हमको मालूम है। हमको क्या मालूम है? 2 पाई अपॉन अंडर रूट अल्फा बाय, अल्फा हम लोग निकाल चुके हैं मैग्नीट्यूड फॉर्म में। या आप एक काम करना बच्चों, अल्फा बाय थीटा ही निकाल लेना वहां से। मेरे पास अल्फा क्या था बताओ? म्यू बी इंटू थीटा था ना, ये थीटा को यहां लेकर आ जाओ ना, सॉरी, अल्फा अपॉन थीटा कितना आ गया आपका? यानी मैं अल्फा बाय थीटा की जगह क्या लिख सकता हूं? क्या फर्दर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, आई को ऊपर भेजूंगा? क्या ऐसा फॉर्मूला हम लोग नहीं कर रहे हैं मैग्नेटिक मटेरियल के अंदर? कर चुके हैं ना? हाँ। तो T इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट आई बाय म्यू बी या एम बी, ठीक है, म्यू बी या एम बी। हो गया डिराइव, खत्म। अब फॉर्मूला निकला क्या, इसको आपको याद रखना है। क्या फॉर्मूला निकल कर आया है? अभी मैं टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंग जरा पढ़ा रहा हूं। हाँ बोलो। वॉशरूम जाने का तेरे को? नहीं बोलूंगा तो बैठ जाएगा क्या? जा जा क्या फटाफट। क्यों लात खाने का तेरे को? इतने दिन बाद आया है और तबीयत ठीक नहीं है। जल्दी जा क्या? अच्छा बैठ। क्या नहीं हो रहा है तेरे से? इधर कुछ करवा थोड़ी ना, बैठना ही सिर्फ। खड़े हो जा थोड़ी देर के। वो कुर्सी पे बैठ जा, इस पे नहीं कंफर्टेबल है तो बैठ चुपचाप, नाटक मत कर। अभी ए पेज नंबर जरा बताना बच्चों। 126। चलेगा चलेगा। चलो, हम लोग कहां तक कर चुके? यहां तक कर चुके, ठीक है। इसके बाद सुनो, अब आ रहा है हमारा टॉपिक डैम्ड ऑसिलेशन। शुरुआत में मैंने आपको बताया था कि हम लोग क्या क्या करने वाले इस चैप्टर में, ठीक है। हम लोग ने एलएसएचएम कवर किया, एएसएचएम भी कवर कर लिया। अभी क्या बात कर रहे हैं? डैम्ड ऑसिलेशन। अब डैम्ड ऑसिलेशन क्या होता है, इसका ग्राफ भी प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। डैम्ड ऑसिलेशन का ये डायग्राम देखिए। ए सुनो, क्या है ये, इस पे बात करते हैं। हमारे पास ये स्प्रिंग है, स्प्रिंग से एक आपने ब्लॉक लगा के रखा हुआ है, कुछ मास, कुछ भी, लोहे का कुछ लगा के रखा है या लकड़ी का लगा के रखा है, कोई मास है, ठीक है, उसको ब्लॉक बोल रहे हैं। उससे आपने नीचे एक आपने पिस्टन जैसा ऐसा प्लेट लगा के रखा हुआ है, या क्या नाम है, पिस्टन समझ आता है तुम लोग को? नहीं समझ आता? आप ऐसे समझ लो, ये आपके पास एक प्लेट है, सर्कुलर भी हो सकता है, ये रॉड से ऐसे चिपका हुआ है, ठीक है, ये वाला पार्ट, ठीक है। अब क्या करना है अपने को, ध्यान रखेंगे, इसको हम लोग ऊपर ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं और छोड़ देते हैं। फॉर एग्जाम्पल विदाउट वाटर जरा इमेजिन करो क्या होगा। अगर इधर पे पानी नहीं है, ये वाला कंटेनर हटा देता हूं, तो अगर मैं इसको नीचे करके या ऊपर करके ऐसे छोड़ता हूं तो ये क्या करेगा? ऑसिलेट करेगा, ऐसे चम करेगा। क्या करेगा? काफी देर तक करता रहेगा, है ना। अच्छा, लेकिन अगर मैं पानी में ऐसा करता हूं, क्या होगा? अगर जैसे ही आप इसको ऊपर रख के छोड़ते हैं तो क्या होगा? गुड ऑब्जर्वेशन। इस ऑसिलेशन के साथ क्या होगा, पानी के साथ क्या होगा, उसकी परवाह नहीं है अपने को। ये पहले जब विदाउट वाटर बहुत बार वाइब्रेट करेगा ना, लेकिन जब पानी के प्रेजेंस में करेंगे तो जैसे ही वाटर में एंटर करेगा तो पानी उसको रोकेगा, रेजिस्ट करेगा, और एक बार अंदर घुस गया, जब वापस आ रहा होगा तब भी वाटर उसको जाने नहीं देगा। यानी दोनों ही केस में
ये उसको क्या करेगा, रोकेगा। तो ये जो ऐसे ऐसे वाइब्रेट करते रहता था, अब ऐसा नहीं होगा, ये अंदर जाएगा, खत्म, डैम्प हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डैम्प हो जाएगा। अच्छा सुनो, अगर इफ दिस इज द मेन पोजीशन, अगर मान लीजिए ये आपका एक मेन पोजीशन है, क्या ये बात नहीं करेंगे, मान लीजिए कि मेन पोजीशन है, बिना पानी के ये इधर तक जाता है, फिर ऐसे 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 चलता रहेगा। लेकिन अगर पानी होगा तो ये ऐसे 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 रुक जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, डैम्ड हो जाएगा, मेन पोजीशन पे जल्दी से आ जाएगा। यानी अगर इसका ग्राफ बनाया जाएगा, तो शुरुआत में आपने इसको ऑसिलेट करा ऐसे, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड से छोड़ा, फिर ये ऐसे एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा, घटता चला जाएगा, एम्पलीट्यूड क्या होता जाएगा, समझ आ रहा है। अच्छा अगर आप एम्पलीट्यूड देखोगे तो ये पहले बहुत ज्यादा था, फिर एकदम से कम हो गया, फिर और कम, ये इसको डिक्रीमेंट को क्या बोलते हैं बच्चों, एक्सपोनेंशियल डिक्रीमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तो आपका जो एम्पलीट्यूड होगा वो एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होता है। डैम्प्ड ऑसिलेशन में एम्पलीट्यूड और टाइम का ग्राफ बनाएंगे, एम्पलीट्यूड और, तो एम्पलीट्यूड धड़ाधड़ गिर जाता है। समझ आ रहा है, एक साथ ऐसे नहीं हो, कैसा हो रहा है, आराम से, बहुत जल्दी जल्दी क्या हो जा रहा है, ये कम हो जा रहा है। तो हम लोग क्या बोलते हैं, इसका डिक्रीमेंट कैसे हो रहा है, एक्सपोनेंशियल। क्या बोलेंगे, क्या आपको ये ग्राफ दिखाई दे रहा है, ऐसे और ये ऐसे, एम्पलीट्यूड क्या हो रहा है, कैसे डिक्रीज हो रहा है, कैसे डिक्रीज हो रहा है, एक्सपोनेंशियली। क्या बोलेंगे, तो मैथमेटिकली आप ध्यान रखो इसको क्या बोला जाएगा। अब ये ग्राफ आपको समझ में आ रहा होगा, एम्पलीट्यूड वर्सेस टाइम, देखो कैसे गिर गया ये, एकदम फास्ट गिरा है ना, एक्सपोनेंशियल डिक्रीमेंट आता है। अच्छा अभी सुनो, यहां पर ना, यहां पर ध्यान देंगे सभी बच्चे, जिस तरीके से हमने एलएसएचएम में डिफरेंशियल निकाला, क्या निकाला, एएसएचएम में भी डिफरेंशियल निकाला, वैसे ही ये बात मत करा, डैम्प्ड में भी क्या होगा, डिफरेंशियल इक्वेशन होगा। देखो आपके सामने है, आप इसको देखोगे, ये डिफरेंशियल इक्वेशन दिखाई दे रहा है, डबल डेरिवेटिव वाला। तो डैम्प्ड ऑसिलेशन के लिए भी आपको ये फॉर्मूला प्रूफ करने के लिए आ सकता है, लेकिन इंपॉर्टेंट एलएसएचएम वाला ही है। कौन सा है, पहला डिफरेंशियल वाला, वो इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये भी आ सकता है। अब सुनो इसको हम लोग कैसे करेंगे, अच्छा ये कितने लोग को ये मालूम है, बॉयंट फोर्स का फॉर्मूला पता है क्या आपको, बॉयंट नहीं सॉरी, स्टोक्स, स्टोक्स थ्योरम, स्टोक्स लॉ। एक अगर स्फीयर है ना, कोई स्फीयर, सुनो बात को, ये सिर्फ स्फीयरिकल बॉडी के लिए एप्लीकेबल होता है। अगर ये कोई पानी में गिरता है तो उसके ऊपर ना एक विस्कस फोर्स लगता है, विस्कस फोर्स जो उसको रोकता है, 6π-η-RV। और ये वाला फोर्स वेलोसिटी के क्या होता है, डायरेक्टली जितना स्पीड से जाओगे उतना ज्यादा लगेगा, जितना ज्यादा वेलोसिटी होगा उतना ज्यादा ये विस्कस फोर्स लगेगा। कौन सा फोर्स बोलते हैं इसको, विस्कस फोर्स, विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। उसी तरीके से ये जो प्लेट आपका था ना, प्लेट, ये जितना स्पीड से जाएगा इसके अंदर उतना ज्यादा इसके ऊपर क्या लगेगा, एक अपोजिट फोर्स लगेगा। ठीक है, वो वाला फोर्स, ये फोर्स है, देखो इसको डैम फोर्स बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं,
और ये वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। कहां लगेगा? अब ये प्लेट जाना चाह रहा है पानी के अंदर, कहां जाना चाह रहा है? पानी के अंदर, तो ये वेलोसिटी का ये डायरेक्शन है। और ये डैम्पिंग फोर्स कहां लगेगा? एफडी कहां लगेगा? ऊपर की तरफ। अच्छा, ये जब नीचे जाने के बाद ऊपर आएगा कि नहीं आएगा? तो जब ये ऊपर जा रहा होगा, ध्यान रखिए, तो डैम्पिंग फोर्स कहां लगेगा? नीचे की तरफ लगेगा। मतलब दोनों ही तरीके से ये क्या करेगा? उसको रोकेगा। जब अंदर आ रहा होगा तभी आने नहीं देगा, और जब बाहर जा रहा होगा तो उसी केस के इसी वजह से ये क्या हो जाता है? डैम्प हो जाता है। क्या हो जाता है? तो डैम्प किस वजह से होता है? डैम्पिंग फोर्स की वजह से। कौन से फोर्स की वजह से? डैम्पिंग फोर्स किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा? वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। अच्छा, पानी के अंदर कौन जा रहा है उसका नाम देखो क्या लिखा हुआ है? वेन। देखो क्या लिखा हुआ है? ओके, डैम्पिंग फोर्स डिपेंड्स ऑन सराउंडिंग मीडियम एंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी। किसके प्रोपोर्शनल होता है? जल्दी बताओ। वी किसका? वी किसका? वी किसका? वेन का। वेन कौन है? जो मैंने अभी आपको प्लेट नहीं बताया, नीचे डायग्राम देखो समझ आएगा। ये जितना स्पीड से जाएगा। अच्छा, ये बच्चों सभी ने एक्सपीरियंस किया होगा, ठीक है, रोज नहाते हैं ना। पहले ठंडा पानी डालने मन नहीं करता है, तो थोड़ी देर जो है ना मग से पानी ऐसा अंदर डाल के बाहर निकाल, ये खेले होंगे सब। नहीं खेलते? हाँ, जो ठंडे पानी से नहाता है वो पहले थोड़ा टाइम पास करता है, गर्म पानी वाले डायरेक्ट, ठंडे वाले हमेशा ऐसा करते हैं। ठीक है, मग डाला ऐसे जा रहा नहीं होगा, फिर चला जाता है, फिर आ रहा नहीं होता है। वही सेम कहानी है बच्चों, समझ आ रहा है? तो अगर आप जितनी ज्यादा स्पीड से आप अंदर डालोगे इसको, उतना ज्यादा कौन सा फोर्स लगेगा? डैम्पिंग फोर्स लगेगा। कौन सा फोर्स लगेगा? डैम्पिंग फोर्स। जितना तेजी से उसको बाहर निकाल रहे होंगे उतना ज्यादा क्या लगेगा? डैम्पिंग फोर्स। क्या ये इक्वेशन समझ में आ गया? कौन बताएगा माइनस साइन का क्या सिग्निफिकेंस है? यहां पर दोनों अपोजिटली एक्ट करता है। वेलोसिटी अगर नीचे है तो एफडी अपोजिट उसके लगेगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद बी कौन है? डैम्पिंग कांस्टेंट। कौन है? नेगेटिव साइन इंडिकेट दैट एफडी अपोजेस वेलोसिटी को। एफडी क्या कर रहा है? अपोज कर रहा है। समझ आ गया? आप इसको जो है ना बच्चों फर्स्ट पॉइंट कर दीजिए, और ये इक्वेशन नंबर अब 1 कर दीजिए। अच्छा, अब क्या आपको स्प्रिंग के लिए रीस्टोरिंग फोर्स का फॉर्मूला याद है? क्या था? है ना, स्प्रिंग लगाया कि नहीं आपने? एक्सपेरिमेंट इसके अंदर लगा हुआ है ना, तो उस स्प्रिंग का सेकेंड पॉइंट कर लो। फॉर स्प्रिंग कांस्टेंट के द फोर्स ऑन ब्लॉक, क्या 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 करवाएंगे? नहीं नहीं, कॉलेज में बोल रहा है, नहीं। ए अज्यूमिंग दैट, हम लोग बात कर रहे हैं इस पे लगने वाले टोटल फोर्स के। किसकी बात कर रहे हैं? लगने वाला टोटल फोर्स ब्लॉक के ऊपर। किसके ऊपर? ब्लॉक के ऊपर। तो ब्लॉक के ऊपर लग रहे हैं 2 फोर्स। एक कहां लग रहा है? देखो मैं आपको समझाता हूं यहां डायग्राम में। आपको समझना पड़ेगा इस डायग्राम से कि ब्लॉक के ऊपर फोर्स कहां लग रहा है। इसका एक नेक्स्ट पोजीशन बना देता हूं मैं। फॉर एग्जांपल ये यहां आ गया, कहां जा रहा है ये? नीचे की तरफ। बताओ डैम्पिंग फोर्स कहां लगेगा? ऊपर की तरफ। कहां लगा? ऊपर की तरफ। एफडी ऊपर की तरफ लगा। अच्छा, जब ये नीचे आएगा तो आपको पता है स्प्रिंग ऐसे फैल जाएगी ना थोड़ा सा, तो स्प्रिंग रीस्टोरिंग फोर्स कहां लगाएगा? ऊपर की तरफ। दोनों का डायरेक्शन क्या हो गया? तो आपका जो स्प्रिंग फोर्स लग गया एफ एस और एफ डी, वो क्या हुआ? सेम डायरेक्शन में लगा। तो टोटल फोर्स कितना लगेगा? बराबर। तो टोटल फोर्स हो गया दोनों का सम। एफ डी का फॉर्मूला आप लोग ऑलरेडी याद कर चुके, माइनस बीवी। ये क्या हो गया? माइनस बीवी, और दूसरा माइनस के एक्स, है ना। तो ये मेरे पास टोटल फोर्सेस हो जाएंगे।
नीचे देखो, अब आपको समझ आ रहा होगा। यहां से एफ डी इज इक्वल टू एफ इज इक्वल टू एफ डी प्लस एफ एस। ये एफ जो है वो टोटल फोर्स है, मास इनटू एक्सेलरेशन। एफ की जगह क्या कर दिया आपने, एम ए लिख दिया। क्या लिख दिया? अभी डेरिवेशन बहुत आसानी से आपको आ जाएगा। यहां पर देखो, बस आपको दो फोर्सेस पता होना चाहिए। ए एफ डी की जगह क्या लिखूंगा और एफ एस की जगह, अब ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए, इसको यहां ले लो, सब प्लस हो जाएगा कि नहीं? ये इक्वेशन समझ में आया? अच्छा, क्या आपको पता है एक्सेलरेशन मतलब डबल डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट होता है? ए इज इक्वल टू ये होता है, याद है? अच्छा, वेलोसिटी सिंगल डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट होता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। खत्म, दिस इज योर आंसर बच्चों। ये दिस इज द डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर डैम्ड ऑसिलेशन। समझ आ रहा है? खत्म। अच्छा, अच्छा सुनो, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करके, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्व करके हम लोग कुछ और इक्वेशंस निकालते हैं, जो कि यहां पर आपको डायरेक्ट लिखना है, मतलब आपको सिर्फ कंपैरिजन करके याद कर लेना है। इसको डिराइव करने की जरूरत नहीं, क्योंकि कैलकुलेशन थोड़ा सा बढ़ जाता है इसके अंदर। ठीक है, तो यहां पर अगर मैं बात करूं, आप मुझे बताओ एएसएचएम में हमारे पास ओमेगा का फॉर्मूला क्या था, अगर आपको याद होगा तो। कंपैरेटिवली सिर्फ डिस्कस करना है, के बाय क्या था। तो यहां पर डैम्ड वाले में भी ऐसा ही होगा, लेकिन एक टर्म यहां पर देखो, ये वाला टर्म एक्स्ट्रा आ गया, ओमेगा डैश। तो डैम्ड ऑसिलेशन का फ्रीक्वेंसी क्या होगा, अंडर रूट के बाय एम माइनस ये वाला टर्म आपको याद रखना है एक्स्ट्रा। बी कौन है आपको मालूम है? ये व्हाट इज बी? डैम्पिंग कांस्टेंट। बी कौन है? और व्हाट इज स्मॉल एम? जो ब्लॉक लगा हुआ है ना, उसका मास। किसका मास है? ब्लॉक का मास। ये वाला फॉर्मूला आप हाईलाइट कर लो, इसको डायरेक्ट याद करना है आपको। ठीक है, अच्छा टाइम पीरियड निकालना है इसका, टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन टी इज इक्वल टू 2 पाई बाय ओमेगा मालूम है, ओमेगा डैश कर दो उसको, क्या कर दो, और ये ओमेगा डैश का पूरा फॉर्मूला उठा के इधर रख दो। क्या बन गया बताओ? 2 पाई अपॉन में ओमेगा डैश की जगह ये लिख दो। समझे क्या? टाइम पीरियड मिल गया। कौन बताएगा फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होगा? इसका उल्टा। तो अगर आपसे फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला पूछता है, एन इज इक्वल टू, इसका उल्टा ऐसे लिख सकते हो, 1/2 पाई लिख सकते हो, और फिर ये रूट में पूरा k बाय एम बी बाय 2m का स्क्वायर, सीधा सिंपली। तो डैम्प्ड वाले में ज्यादा नहीं पढ़ना अपने को, डैम्पिंग का डिफरेंशियल निकाल लो और ये सिर्फ फॉर्मूला डायरेक्ट याद कर लेना इसको, और ग्राफ प्रैक्टिस कर लेना है। इसका एम्पलीट्यूड कैसे होता है, कैसे डिक्रीज होता है, ये ध्यान रखना, एक्सपोनेंशियली। आप चाहिए तो यहां पर देखो लिखा हुआ है, डिस्प्लेसमेंट अगेंस्ट टाइम ग्राफ, एम्पलीट्यूड डिक्रीजेस विद टाइम। क्या लिखा हुआ है ये वर्ड, इसको हाईलाइट करो, ये आपको एमसीक्यू वगैरह में भी आ सकता है, 1 मार्क के अंदर भी आ सकता है। कौन बताएगा? सवाल आपसे पूछता हूं, डैम्प्ड ऑसिलेशन के अंदर डिस्प्लेसमेंट या एम्पलीट्यूड जो है वो टाइम के साथ कैसे डिक्रीज होता है? लीनियरली डिक्रीज होता है, एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होता है, या कुछ और बलता आपको दे देगा ऑप्शन? एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होता है, याद रहेगा ये वर्ड। या एक्सपोनेंशियली इंक्रीज होता है, अगर ऐसे बोलेगा तो गलत हो जाए। एक्सपोनेंशियली क्या होता है? एम्पलीट्यूड डिक्रीज कर। चलो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, लास्ट टॉपिक ये है, फ्री ऑसिलेशन और फोर्स्ड। ठीक है, खत्म, चैप्टर फिनिश। ओके, ये चीज हमारी रिलेवेंट होने वाली है, इसके बाद वाला एक चैप्टर है, ठीक है, जहां पर अपन सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स के बारे में बात करेंगे। बात नहीं करेंगे आप लोग, ध्यान रखिए क्या कह रहा हूं मैं, एग्जांपल के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करता हूं। ये हमारे पास, ये देखो एक एक्सपेरिमेंट है,
फ्री किसको बोलेंगे और फोर्स किसको बोलेंगे? हमारे पास एक आपने रस्सी बांध दिया ऐसे, समझ गए, और बहुत सारे पेंडुलम यहां पर लटका दिया और डिफरेंट डिफरेंट लेंथ, अलग अलग लेंथ का, ठीक है। अब इसके लिए ना हमारे पास एक फॉर्मूला है फ्रीक्वेंसी के लिए। ये ऐसा कोई फॉर्मूला देख रहे हो यहां पर? ये दिया हुआ है, ओके, चलेगा। एन और एल में क्या रिलेशन दिखाई दे रहा है आपको इसमें? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, क्या है? लेंथ के साथ। इसका लेंथ सबसे छोटा है, ये ए वाले का देखोगे सी वाले के साथ में लेंथ क्या है? इक्वल है। और डी वाले का लेंथ क्या है सबसे? क्या इतनी कहानी समझ आ रही है? पहले फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला यहां पर अपने को दिया हुआ है 1/2 पाई। ये फॉर्मूला कहां से बनाया हुआ है सुनो। टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम का फॉर्मूला आपने क्या निकाला था बताओ? 2π/L/G, यही था फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला। इसका उल्टा नहीं हो गया? अब बताओ एन और एल में क्या रिलेशन है? बोलो बोलो जल्दी से। इनवर्स रिलेशन है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ द लेंथ। मतलब बहुत साफ है, लेंथ अगर कम होगा तो फ्रीक्वेंसी क्या होगा? ज्यादा होगा। फ्रीक्वेंसी ज्यादा होने का क्या मतलब? इसका सबसे कम लेंथ किसका है बताओ? बी वाले का है। इसका लेंथ सबसे कम है, ये वाइब्रेट ज्यादा करेगा, फ्रीक्वेंसी ज्यादा है ना, तो ये 1 सेकेंड में, बाकी लोग मान लो 10 ऑसिलेशन करते हैं, तो ये 20 करेगा फॉर एग्जांपल, ज्यादा बार वाइब्रेट करेगा। लेंथ कम तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। अच्छा, अभी मैं फ्री और फोर्स के बारे में बात कर रहा हूं। फ्री और लाइन से हमने 4 पेंडुलम लगा दिए, एक का लेंथ कम है, एक का इसके बराबर है, और डी वाले का जो है इससे ज्यादा। कितने पेंडुलम लगे जरा बताओ? 4, ABCD, जिसके अंदर ये हमारे हाथ में होगा, इसको ड्राइवर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ठीक है। और ये तीनों को आपको हाथ नहीं लगाना है, ये तीनों को हाथ क्या होता है सुनो, ध्यान देंगे, बहुत आसान है ये। इसको आपको क्या करना है, धीमे से ऐसे खींचना है और छोड़ देना है। क्या कर देना है? आप इसको अगर ऐसे मतलब क्या नाम है, डिस्प्लेस करके छोड़ दोगे तो क्या होगा? ये ऑसिलेट करेगा। कैसे ऑसिलेट करेगा? ऐसे ऐसे, बराबर है। अच्छा सुनो, जब आप इसको डिस्प्लेस करके छोड़ देते हो तो ये फ्रीली ऑसिलेट करेगा, ये कहलाएगा फ्री ऑसिलेशन। क्या कहलाएगा? ये अपने नेचुरल फ्रीक्वेंसी के साथ क्या करेगा? वाइब्रेट करेगा। अब सुनेंगे बात को। इसकी वजह से, इससे कनेक्टिंग है ना ये सारे, इसकी वजह से ये भी वाइब्रेट करने लगे। इसको तो हाथ भी नहीं लगाया था हमने, लेकिन ये भी क्या होने लगेगा? वाइब्रेट करने लगेगा। ये भी वाइब्रेट करने लगेगा, ये भी। इसको तो हमने हाथ नहीं लगाया था, लेकिन ये भी क्या करने लगा? ऑसिलेट करने लगा। ये वाला इसके प्रेजेंस में कर रहा है, इसकी वजह से कर रहा है, तो ये क्या हो गया? फोर्स्ड। ये तीनों को वो फोर्स कर रहा है ऑसिलेट करने के लिए, और ये खुद अपनी नेचुरल फ्रीक्वेंसी के साथ वाइब्रेट कर रहा है। तो इसका वाइब्रेशन क्या कहलाएगा? फ्री वाइब्रेशन। क्या कहलाएगा? फ्री वाइब्रेशन या फ्री ऑसिलेशन। लेकिन इन तीनों का क्या कहलाएगा? फोर्स्ड। क्यों? ये तीनों इसकी वजह से, इसके इन्फ्लुएंस में ऑसिलेट कर रहे हैं। नहीं समझ आया? अच्छा, किसी ने सोनोमीटर किया हुआ है? ऐसे बाजू वाले के टकले में मार के टर, फिर ऐसे रखा। सुनो, अब सुनो, सुनो सुनो। प्रोंग, उसको अपन क्या बोलते हैं? ट्यूनिंग फोक। ट्यूनिंग फोक, ट्यूनिंग फोक को रबर पैड पे मारते वाइब्रेट करता है।
ये अभी अपने नेचुरल फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट कर रहा है। आप जब वो वुडन बॉक्स के ऊपर रखते हो उसको, ठीक है, तो जो तार होता है वो वाइब्रेट करने लगता है। वो जो वाइब्रेशन है वो फ्री है या फोर्स्ड है, बताओ क्यों? वो इसकी वजह से ट्यूनिंग फोर्क की प्रेजेंस में, इसके इन्फ्लुएंस में वाइब्रेट कर रहा है, वो हो गया फोर्स्ड। और ट्यूनिंग फोर्क का वाइब्रेशन क्या होगा? वो फ्री होगा। अब आया समझ में? इन चारों में फ्री किसका होगा? ए वाले का। इसके ऑसिलेशन की वजह से ये भी ऑसिलेट करने लगे, ये क्या होगा? फोर्स्ड होगा। सिंपल डिफरेंस समझ में आ गया? ठीक है, अब आ जाइए डेफिनेशन पर आते। अच्छा, और एक बात जो आपको बहुत ही अच्छे से समझानी है, सुनो। क्या आप लोग ने उस एक्सपेरिमेंट में एक चीज ऑब्जर्व किया था? उस तार के ऊपर आप रखते एक पेपर राइडर, क्या रखते हो? आपको पता है कि ये एक लेंथ पे, एक पर्टिकुलर लेंथ पे, उससे कम पे भी नहीं, उससे ज्यादा पे भी वाइब्रेट नहीं करेगा। उसी लेंथ पर, कम ज्यादा पे नहीं करेगा, उसी लेंथ पे करेगा। आप क्या करते हो, जैसे ही वो लेंथ मैच हो जाता है, ये तार एकदम वाइब्रेट करता है और आपका पेपर राइडर क्या हो जाता है? सुनो बात को, इसको हम लोग बोलते हैं ट्यूनिंग। क्या बोलते हैं? ट्यूनिंग क्या हुई? सुनो, जिस ट्यूनिंग फोर्क से आप वाइब्रेट कर रहे थे उसका फ्रीक्वेंसी और जो आपने लेंथ एडजस्ट किया उसका फ्रीक्वेंसी, उसका नेचुरल मैच हो गया। जब ये मैच हो जाएगा तो ये मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी के साथ क्या करेगा? मैक्सिमम एम्पलीट्यूड के साथ, सॉरी, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड के साथ क्या करेगा? वाइब्रेट करेगा और पेपर राइडर क्या हो जाता है? अब मुझे एक चीज बताओ, इन तीनों में से, भले ही एन इज डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एल, एन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, इन तीनों में से, बी सी डी में से सबसे ज्यादा वाइब्रेशन किसका होगा? क्यों बी का होगा? नहीं, गलत जवाब। बी का ज्यादा वाइब्रेशन नहीं होगा। अभी तो फॉर्मूले से अपन देख रहे थे उसका नेचुरल फ्रीक्वेंसी उसका ज्यादा होगा, इसका लेंथ कम, उसका नेचुरल फ्रीक्वेंसी ज्यादा। ये सब अपने नेचुरल से थोड़ी वाइब्रेट कर रहे हैं, फोर्स्ड है ना ये। अब सुनो, इन तीनों में से कौन सबसे ज्यादा वाइब्रेट करेगा? अभी मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, इससे हिंट दे चुका हूं, जिसका फ्रीक्वेंसी मैच करेगा। अब आपको पता है इसका लेंथ और इसका लेंथ सेम है, समझे? इसका लेंथ फोर्स्ड वाले से क्या है? सेम है। तो इन दोनों का फ्रीक्वेंसी, इसका नेचुरल फ्रीक्वेंसी और इसका फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा? तो सबसे ज्यादा वाइब्रेट बी करेगा, सी करेगा या डी करेगा? सी करेगा। क्यों? इसका फ्रीक्वेंसी फोर्स्ड वाले से मैच कर जाए। समझ आ रहा है? पूरा पैराग्राफ पढ़ोगे तो यही कहानी है। अभी आ जाइए यहां पर, चलो देखते हैं समझ आता है कि नहीं। ये इसको पढ़ो, इसको पढ़ेंगे सभी बच्चे। इफ एन ऑब्जेक्ट अलाउड टू ऑसिलेट और वाइब्रेट ऑन इट्स ओन, यानी खुद से ही हमने उसको वाइब्रेट करने के लिए डिस्प्लेस करके छोड़ दिया, इट डज सो विद इट्स नेचुरल फ्रीक्वेंसी, वो अपने नेचुरल फ्रीक्वेंसी से ही क्या करेगा? वाइब्रेट करेगा। पेंडुलम लो, उसको डिस्प्लेस करो, छोड़ दो, कौन सा वाइब्रेशन? फ्री वाइब्रेशन या फ्री ऑसिलेशन? ये अपने कौन सी फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट करेगा? अपनी नेचुरल फ्रीक्वेंसी से करेगा, अपनी। हाँ, इसकी वजह से इसके इन्फ्लुएंस में जो कनेक्टेड होंगे वो फोर्स्ड वाइब्रेशन हो जाएगा, लेकिन वो अपने नेचुरल से नहीं करेंगे, वो इसकी फ्रीक्वेंसी के हिसाब से काम करेंगे। अच्छा, अब आइए एग्जांपल, इफ द बॉब डिस्प्लेस्ड एंड रिलीज ओनली विद, इस फ्रीक्वेंसी के साथ करेगा, इसको ही क्या बोलेंगे? और द ऑसिलेशन आर कॉल्ड फ्री ऑसिलेशन। खत्म हो गया, फ्री ऑसिलेशन की कहानी खत्म। ये फोर्स्ड ऑसिलेशन क्या होगा? आगे बता चुका हूं मैं कहानी आपको। बाय अप्लाइंग अ पीरियोडिक फोर्स द सेम पेंडुलम कैन बी मेड टू ऑसिलेट विद डिफरेंट फ्रीक्वेंसी। अच्छा, इसका ये वाला एग्जांपल में क्या बताना चाह रहा, सुनो।
झूला झुलाया कभी किसी को? किसी को वैसा नहीं बोल रहा हूं, सुनो। उसमें हम लोग क्या करते हैं, अगर आपको याद होगा तो, सिर्फ ऐसे करके आप छोड़ नहीं देते हो। चलो मान लो छोड़ भी दिया, दूसरी बार आता है ना तो लात मारते हो। लात तो नहीं मारते होंगे, लेकिन वापस से क्या लगाते हो आप? फोर्स लगाते हो। वापस फोर्स लगाते हो तो ये और दूर जाता है, और फोर्स लगाते हो, गायब। अच्छा, अगर आप पीरियोडिकली, ठीक है, झूला झूलाते रहते हो, पीरियोडिकली फोर्स अप्लाई करते रहते हो, तो ये नेचुरल फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट करेगा क्या? नहीं, ये किसके अंदर आ जाएगा? फोर्स्ड में आ जाएगा। किसके अंदर आ जाएगा? फोर्स में। बाय अप्लाइंग periodic force, same pendulum can be made to oscillate with the oscillation then will be force oscillation and frequency is driver frequency और force frequency। जो इसकी फ्रीक्वेंसी होगी उसको क्या बोलेंगे अपन? ड्राइवर्स फ्रीक्वेंसी। नेचुरल नहीं बोलेंगे, नहीं समझे आप? नहीं समझे? वो चार पेंडुलम का केस वाला याद रखो। इधर पे कौन है? ए बी सी। इसको हमने, ध्यान रखो, ऐसे करके रिलीज किया, छोड़ा, ये अपनी नेचुरल फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट करेगा, लेकिन इसकी वजह से ये चारों भी वाइब्रेट करने लगेंगे। इनका फ्रीक्वेंसी क्या होगा? फोर्स फ्रीक्वेंसी होगा, लेकिन इसका क्या होगा? नेचुरल होगा। जो बाजू वाले वो इसकी वजह से वाइब्रेट कर रहे हैं ना। अभी तीनों में से जिसका उसके साथ मैच हो जाएगा वो ज्यादा वाइब्रेट करेगा। सी वाला जैसे था वो ज्यादा वाइब्रेट करेगा। खत्म हो गई बात। तो बी सी डी का कौन होगा? फोर्स फ्रीक्वेंसी। और ए का कौन होगा? नेचुरल फ्रीक्वेंसी होगा। अभी 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 ए ये पूरा एक्सप्लेन करने के लिए आ सकता है, इस पे भी देखोगे आपको क्वेश्चन मिल जाएगा, सुनेंगे। आपको मैंने इसका कंक्लूजन ऑलरेडी बता रखा हूं। चलो पढ़ते हैं क्या बोलना चाह रहा है। पेंडुलम ए इज नाउ सेट इनटू ऑसिलेशन। ए को आपने एसिलेट करना शुरू कर दिया, ठीक है। प्लेन परपेंडिकुलर टू द स्ट्रिंग, मतलब अपना कैसे वाइब्रेट हो रहा है, ये आगे पीछे। कौन से प्लेन में? ये वाले प्लेन में। आप बोलोगे ऐसे ऐसे होगा, ऐसे नहीं, ऐसे। कैसे हो रहा है वाइब्रेट? ये इसके परपेंडिकुलर, ये प्लेन है ना, पेज का प्लेन कौन सा है? ये वाला है, तो इसके परपेंडिकुलर वाइब्रेट करेगा ऐसे, अंदर बाहर, ठीक है। In the course of time, it will be observed that other three pendula also start oscillating in parallel plane. आप देखोगे इसके बाजू वाला भी वाइब्रेट करने लग जाएगा, बी सी और डी। लेकिन हाँ, प्लूरल फॉर्म में बोल रहे हैं, समझ आ रहा है? पेंडुले। दिस हैपेंस ड्यू टू ए, ये किस वजह से हुआ? ट्रांसफर ऑफ वाइब्रेशनल एनर्जी। कौन सा एनर्जी? कौन सा एनर्जी? ऑसिलेशन ऑफ ए आर फ्री ऑसिलेशन। ए का ऑसिलेशन क्या होगा, लेकिन बी सी और डी का क्या होगा? बी सी डी का क्या होगा? सेम फ्रीक्वेंसी, ठीक है। नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ पेंडुला सी इज सेम एज दैट ऑफ ए। सी का नेचुरल फ्रीक्वेंसी किससे सिमिलर होगा? ए से, एज इट इज ऑफ द सेम लेंथ, क्योंकि उसका लेंथ क्या है? सेम। इट कैन ऑल्सो बी सीन दैट अमंग पेंडुला बी सी डी, आपको पता है बी सी डी में से सबसे ज्यादा एम्पलीट्यूड के साथ कौन वाइब्रेट करेगा? ओके, पेंडुला सी ऑसिलेट विद मैक्सिमम एम्पलीट्यूड। पेंडुला सी विल वाइब्रेट विद, सबसे ज्यादा एम्पलीट्यूड किसका होगा? सी का होगा। एंड द अदर टू विद स्मॉलर एम्पलीट्यूड, एज एनर्जी डिपेंड्स ऑन एम्पलीट्यूड। एनर्जी किस पे डिपेंड करता है? क्या आपको पता है, इससे पहले मैंने एक रिलेशन बताया था, एनर्जी और एम्पलीट्यूड का क्या रिलेशन होता है? इंटेंसिटी और एनर्जी का होता है, इसका होता है एम्पलीट्यूड का। इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड, ठीक है। और क्या आपको ये फॉर्मूला पता है?
टोटल एनर्जी और एम्पलीट्यूड का क्या रिलेशन है? इसका मतलब ये है सिंपल, सबसे ज्यादा एनर्जी किसको ट्रांसफर होगी? सी को। कैसे पता चला? उसका एम्पलीट्यूड सबसे ज्यादा होगा तो टोटल एनर्जी भी क्या होगी? सबसे has maximum absorbed energy from the source of pendula A, while other two absorb less. It shows that C having same natural frequency as that of देखो क्या होता है, सुनो, ए की वजह से और कितने पेंडुलम वाइब्रेट कर रहे हैं? कौन कौन? ए की वजह से बीसीडी। सी वाले का एम्पलीट्यूड सबसे ज्यादा होगा, रीजन यही है कि उसका उसका लेंथ सेम है उसके साथ में, तो उसका फ्रीक्वेंसी उसके साथ क्या कर गया? मैच। जिसका ट्यूनिंग हो गया ना, जिसका ट्यूनिंग हो गया उसको ज्यादा एनर्जी मिलेगी ए से। अभी देखो ए है, ए की वजह, ए के अंडर में 3 लोग आ रहे हैं, अब सी वाले का ट्यूनिंग ए के साथ में अच्छा हो गया, तो ये जो भी एनर्जी देगा वो मैक्सिमम किसको जाएगा? सी वाले को जाएगा, और इसको क्या मिलेगा? कम एनर्जी। तो लेंथ पे डिपेंड नहीं होता है, लेंथ उसके साथ मैच करना चाहिए, तो जिसका लेंथ उसके साथ मैच होगा फ्रीक्वेंसी मैच हो जाएगा, और जिसका फ्रीक्वेंसी मैच हो जाएगा तो आप बोलेंगे कि ट्यूनिंग हो गया। जिसका ट्यूनिंग अच्छा बैठेगा उसको एनर्जी क्या होगा? ज्यादा मिलेगा, क्योंकि एनर्जी और एम्पलीट्यूड क्या रिलेशन है? बराबर। जिसको ज्यादा एनर्जी मिलेगा उसका एम्पलीट्यूड ज्यादा होएगा। ये समझो कि एम्पलीट्यूड क्यों ज्यादा होता है? ये ए है, ये बी सी डी है, ए वाइब्रेट कर रहा है लेकिन इसका ट्यूनिंग इससे अच्छे हो गया। समझ आ रहा है? ट्यूनिंग अच्छा हो गया इसका मतलब ये जितना भी एनर्जी देगा वो तीनों में बटेगा, लेकिन इसको सबसे ज्यादा मिलेगा, गरीब आदमी। हाँ, इसको सबसे एनर्जी ज्यादा तो एम्पलीट्यूड भी ज्यादा, और ये मैक्सिमम एम्पलीट्यूड के साथ क्या होगा? वाइब्रेट करेगा। समझ आया क्या? अभी आगे सुनो। फॉर अनइक्वल फ्रीक्वेंसीज ऑन ईदर साइड, हायर और लोअर, एनर्जी अब्सॉर्ब इज लेस। एनर्जी कम एब्जॉर्ब होगा। एनर्जी क्या होगा? ये कम एब्जॉर्ब करेगा, ये भी, ये ज्यादा एब्जॉर्ब करेगा। अगर ये एक्टिविटी को वापस रिपीट करते हो, ऑफ डिफरेंट लेंथ एंड स्क्वायर ऑफ देयर एम्पलीट्यूड आर प्लॉटेड अगेंस्ट देयर नेचुरल फ्रीक्वेंसी, मतलब अगर आप ये एम्पलीट्यूड का स्क्वायर और फ्रीक्वेंसी का ग्राफ प्लॉट करते हो अलग अलग फ्रीक्वेंसी के लिए, तो आप देखोगे आप देखोगे कि एक ऐसी फ्रीक्वेंसी होगी जिसपे एम्पलीट्यूड क्या हो गया? एकदम, सुन नहीं रहे आप लोग? ये आपका ए वाला है, सी वाला है। मुझे बताओ, अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला, रिलेशन क्या है? एल का लेंथ कम है ना, और डी का लेंथ सबसे ज्यादा है। डी का लेंथ ज्यादा है तो सबसे कम ये आ जाएगा। एनसी किधर होगा? बीच में। इसका किसके साथ मेल खाएगा? सबसे ज्यादा एम्पलीट्यूड के साथ। कौन? ये वाला। इससे कम वाले में एम्पलीट्यूड कम होगा, इससे ज्यादा में भी एम्पलीट्यूड क्या होगा? फॉर एग्जाम्पल ऐसा होता है, मान लीजिए 500 हर्ट्ज पे कितने पर होता है? अगर 400 हुआ या 600 हुआ, कम आएगा?
600 पर भी क्या होगा, लेकिन 500 पर क्या होगा, मैक्सिमम। खत्म हो गया है। ग्राफ देख लो इसका, एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी का ग्राफ कैसे बन रहा है, एम्पलीट्यूड के स्क्वायर और एक पहाड़ बनता है। पहाड़ ये सिंपल बताना चाह रहा है कि बीच की एक ही फ्रीक्वेंसी होगी जिस पर एम्पलीट्यूड क्या होगा, इससे कम पर भी मैक्सिमम नहीं होगा और इससे ज्यादा पर भी नहीं होगा। समझ आ रहा है? और इसको हम लोग, इस फ्रीक्वेंसी को रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आप बोलोगे सर व्हाट इज रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी? ऐसी फ्रीक्वेंसी जिस पर एम्पलीट्यूड क्या हो जाए, मैक्सिमम, उस फ्रीक्वेंसी को क्या बोलेंगे, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी बोलेंगे। तो व्हाट इज रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी? द फ्रीक्वेंसी एट विच एम्पलीट्यूड बिकम्स मैक्सिमम। बोलो क्या बोला शॉर्ट में, ए व्हाट इज रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी? सीधा बैठो, व्हाट इज रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी बोल, अरे बोल भी दे। मैक्सिमम नहीं, द फ्रीक्वेंसी। मैक्सिमम और मिनिमम कितना भी हो सकता है, ऐसी फ्रीक्वेंसी जिस पर एम्पलीट्यूड क्या हो जाए, मैक्सिमम, उसको बोलते हैं रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। समझ आ रहा है? उससे कम रहेगा तभी भी एम्पलीट्यूड मैक्सिमम नहीं होगा, उससे ज्यादा रहेगा तभी भी एम्पलीट्यूड मैक्सिमम नहीं होगा। देखो नंबर लिख कर बता दिया मैंने आपको। मान लो यहां पर कोई नंबर ले लेता हूं मैं, यहां पर 10 ले लिया, यहां पर जो है ना आपने 20 ले लिया फॉर एग्जांपल, और यहां पर मैं ले लेता हूं 400, इधर पे 500, और इधर पे फॉर एग्जांपल 600 ले लिया। तो 500 पे ये इधर आ रहा है 10, सॉरी 400 पे, और 600 पे भी 10 आ रहा है, लेकिन 500 पे देखो किधर जा रहा है, 20 पे जा रहा है। तो एक ही ऐसी फ्रीक्वेंसी होगी जिस पर क्या होगा, एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होगा, उससे कम पर भी मैक्सिमम नहीं होगा, उससे ज्यादा पर भी मैक्सिमम। समझ गए? दिस इज व्हाट रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। ग्राफ देख लीजिए अच्छे से। सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स में यू विल सी द मोस्ट ट्रेडिशनल म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट। तो हम लोग म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट वगैरह के बारे में बात करेंगे वहां पर। प्रिंसिपल ऑफ रेजोनेंस इन द टॉपिक एसी सर्किट, एसी सर्किट में भी इसके बारे में बात करेंगे। रेजोनेंस इन एलसी सर्किट, क्या एसी बोले तो ऑल्टरनेटिंग करंट, पढ़ा है ना? ओके चलो चैप्टर फिनिश हो गया। इसके आंसर्स ना आप इसमें नोट्स में से याद करना, क्वेश्चन क्या क्या बन रहा है वो प्रिपेयर करना।